हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उद्भव। क्लास 10th की सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, मेटल से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड द बॉन्डिंग इन मेटल्स। ठीक है, बिकॉज फ्रेंड्स बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी इन मेटल्स दोनों को समझना जरूरी है। उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, एक्टिविटी सीरीज को ही रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि एक्टिविटी और रिएक्टिविटी मतलब मेटल्स के लिए हमने ये दो वर्ड्स इसलिए यूज़ किए हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स या फिर मेटल किसी भी एटम के साथ और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है। लाइक NaCl एक एग्जांपल है जो आगे हम एज ए स्ट्रक्चर भी समझेंगे। जैसे Na एक मेटल है, क्लोरीन आपकी नॉन मेटल, दोनों रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाएंगे। तो अलग अलग मेटल अलग अलग एटम के साथ रिएक्ट करती हैं। कौन सी मेटल कौन सी नॉन मेटल के साथ कौन से एटम के साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाती है, वो उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने एक सीरीज बनाई है, ये आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट एक सीरीज है मेटल और नॉन मेटल्स की। वो किससे ज़्यादा, कौन सी मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सी मेटल कम रिएक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया हुआ है जिससे आप मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझ पाए। इसलिए हम इसको एक्टिविटी सीरीज बोल रहे हैं। ठीक है, सो मेटल्स कैन बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन अ सीरीज एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड द एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। इस रिएक्टिविटी सीरीज में ये देखो आपको कंप्लीट आई थिंक दिखाई दे रहा है। ये इस कंप्लीट रिएक्टिविटी सीरीज में जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपकी टॉप पर होंगी और जो लो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो आपकी यहाँ लोवेस्ट पोजीशन पर रखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इसकी रिएक्टिविटी को समझो। सो मेटल एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव एंड दे डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। यहाँ पर जितनी भी मेटल्स हैं टॉप पर वो फ्रीली नहीं मिल सकती क्योंकि वो इतनी हाईली रिएक्टिव होती है कि वो किसी ना किसी, कोई भी एटम है, कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मटेरियल है जो नेचर में फ्री है तो उनके साथ एकदम से रिएक्ट कर जाएगी और कोई ना कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगी। इसलिए कभी भी वो नेचर में फ्रीली नहीं मिल सकती है। ठीक है, अगर सेम हम देखते हैं द मेटल एट द बॉटम ऑफ द सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव एंड दे नॉर्मली अकर फ्री इन नेचर, क्योंकि ये काफ़ी लेस रिएक्टिव है। लाइक कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव होती है जो हम कंपेयर करते हैं नॉन मेटल से। सो ये क्या करती हैं कि ये फ्री मिल सकती हैं, ये हर किसी मेटल के साथ या किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती है। सो एज कंपेयर टू टॉप मोस्ट ऑफ द मेटल ये आपकी लिस्ट रिएक्टिव है। सो इस अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, सो द टॉप मोस्ट मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज are the most reactive like sodium and potassium. They are so reactive, if you leave them open in air they will react with everything possible around him. जो भी आसपास होगा हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाएगी एंड स्पेशली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी एंड कैच फायर, बहुत जल्दी ये आग पकड़ लेती है। सो इनको बहुत उससे इंडिविजुअली इनको ऐसे स्टोर नहीं किया जाता, बहुत प्रोटेक्शन के साथ इनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फ्री होंगी तो किसी न किसी चीज़ के साथ, ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर में होती है उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगी और बहुत जल्दी आग लग सकती है। सेम लाइक दिस, एज यू गो डाउन द सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल डिक्रीजिंग। ओके, इफ़ यू कंसिडर आयरन जो आपकी मिडल में है, यहाँ पर आप देख सकते हो आयरन जो आपकी मिडल में है, अगर हम इसे कंसिडर करते हैं विच इज़ लेस रिएक्टिव। सो अगर हम इसे खुले में हवा में बाहर ओपन इसको भी रख देंगे सो इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट वेरी स्लोली। सो यहाँ पर क्या है कि जितनी हाईली रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम होगी ऑक्सीजन के साथ, आयरन लेस रिएक्टिव होगी बट रिएक्ट करेगी, धीरे धीरे रिएक्ट करेगी। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस एक्टिविटी सीरीज। पूरी हर मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगी, कितना हाईली रिएक्ट करेगी, कितना कम रिएक्ट करेगी, इसकी पूरी रिएक्टिविटी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एक्टिविटी सीरीज को
लर्न करो। और इस एक्टिविटी सीरीज को लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है, आप इसको ट्रिक के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये आपकी बहुत सिंपल सी ट्रिक है। वैसे अलग अलग ट्रिक हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमें बहुत इजी लगता है उस अकॉर्डिंग आप इस ट्रिक को कोई भी ट्रिक ले सकते हो जिससे आपको इजी पड़ जाए। इससे यहाँ मैंने बहुत सिंपल सी बनाई है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और ये CHAA आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम सीधा, हमने पीछे जो एक्टिविटी सीरीज है हम लिख देते हैं यहाँ केदारनाथ का माली। केदार के को प्रेजेंट कर रहा है पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, लेड, हाइड्रोजन आपकी नॉन मेटल है, ये आपकी कॉपर, हाइड्रोजन, सिल्वर, और ये आपका आएगा Au गोल्ड। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हो कि ये कंप्लीट ऐसे है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है आपका हाइड्रोजन CHAA। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, UUGG कंप्लीट। तो ये जो हाइड्रोजन है, आपने यहाँ भी देखा है कि हाइड्रोजन है, तो हमें इतना समझना होता है कि जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन को रखा हुआ है उस पोजीशन से नीचे जो ऊपर रखी गई है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन हाईली रिएक्टिव है। मेटल्स मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन एंड मेटल्स लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करेगी, कौन हाइड्रोजन को रिएक्शन के साथ साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी रिएक्शन में, तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम बहुत इजी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी, आप इसको ईजिली लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है CHAA, ये आप कंप्लीट याद रखोगे। सो ये कंप्लीट हो जाती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। आई थिंक ये बहुत इजी है, आप इसको लर्न कर सकते हो। तो हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बॉन्डिंग इन मेटल्स। बॉन्डिंग इन मेटल्स, हमें पता है कि बहुत सिंपल बात है। आप सोच रहे हो कि हम कोई अलग चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। मेटल्स की बॉन्डिंग का पढ़ने का मतलब एक सिंपल सी बात है, हम बहुत सारे कंपाउंड देखते हैं, लाइक NaCl है जो कॉमन सॉल्ट होता है आपका H2O है, ये सब क्या है, एटम नहीं है, ये सब क्या आपके कंपाउंड है। सेम लाइक दैट H2O है एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो कैसे बने, बॉन्डिंग के थ्रू बने हैं। जितने भी कंपाउंड है उनमें बहुत सारी बॉन्डिंग मिलती है। सपोज आयोनिक बॉन्डिंग, कुछ कंपाउंड्स में आप आयोनिक बॉन्डिंग देखते हो, कुछ कंपाउंड्स में आप कोवैलेंट बॉन्डिंग देखते हो, कुछ कंपाउंड्स में आप मेटालिक बॉन्डिंग देखते हो। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग होते हैं जो हम बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। बट राइट नाउ हम मेटल्स जो बॉन्डिंग बनाता है तो वो बॉन्डिंग हम समझने वाले हैं कि बॉन्डिंग कैसे समझते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं NaCl क्रिस्टल्स, का मतलब है कि हम सोडियम क्लोराइड समझते हैं। आपको पता है कि Na जो है हमारा, Na हमारी क्या है, मेटल, एंड Cl हमारी क्या है, क्लोरीन जो है आपकी नॉन मेटल। तो हमेशा क्या होता है कि जब दो अपोजिट चार्ज, क्योंकि जो आपकी ये सोडियम है, सोडियम ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। हमेशा अट्रैक्शन कब होता है, जब अपोजिट चार्ज होता है, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो हमेशा क्या है कि Na और Cl ने मिलकर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, ये आप देख लो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको एक क्लियर इमेज देने के लिए ये इमेज बनाई है मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर एक जो क्लोज सॉलिड स्ट्रक्चर बनी है ना, वो कैसे बनी है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो वो एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एकदम कम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर एक नया कंपाउंड बना, दैट इज सोडियम क्लोराइड, जो आपका सॉल्ट भी है। तो NaCl जो क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल हैं, stay together due to positive and negative electrostatic force of attraction
एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मेटालिक बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इन मेटल्स। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया कि किसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से बॉन्डिंग क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे नहीं कि Na क्या होगा, पहले आयंस में लूज होगा, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होगा Na प्लस NCl माइनस, तब यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में बन जाता है जिससे बॉन्डिंग बनती है। इसको आप देख सकते हो। और मैंने क्लियर समझाने के लिए आपको एक छोटी सी इमेज बनाई है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सोडियम आयन क्रिस्टल समझ लो आप, सीधी सी बात है कि जो आपका Na है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, ये न्यूक्लियस है। आपको पता है कोई भी एटम में यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपका न्यूक्लियस है। फिर आपकी क्या होती है, शेल्स होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो अगर हम Na की बात कर रहे हैं सोडियम की, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1, यानी 1 जो है 1 आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सोडियम है, यहाँ पर 11 इसीलिए लिखा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कि फर्स्ट शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जितने भी ये फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये जितने भी फ्रीली इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये सारे क्या आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत फ्रीली मूव करते हैं क्योंकि उनको ईजिली रिमूव कर सकते हैं वैलेंस शेल से। सो यहाँ जो एरिया है ये पूरा न्यूक्लियस, और ये जो ऑल सेल्स होती हैं इसको कर्नल बोलते हैं। कर्नल क्या होती है, आपकी न्यूक्लियस प्लस ऑल द सेल्स एक्सेप्ट द वैलेंस शेल। तो यहाँ पर जो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं और ये जो पूरा एरिया है आपका, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। ये जो फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ये पूरे ये फ्रीली मूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये जो पूरा आपका कर्नल है, न्यूक्लियस और जो जितनी भी शेल्स हैं, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको आप बोल देते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जिसको हम बोल देते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। आई थिंक आपको बॉन्डिंग थोड़ी क्लियर हुई है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो आप जल्दी जल्दी। ठीक है, अब इसको ऐसे करके भी ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ हमने बॉन्डिंग को सिर्फ इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझा है कि 2 पार्ट में हम समझ रहे हैं। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन and these can be easily removed from the atom and thus are free to move in the lattice। फर्स्ट वन हमने यही समझा कि जो वैलेंस शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, सपोज ये है Na, ये Na है, यहाँ इसका न्यूक्लियस हो गया आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट की जो वैलेंस शेल है वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो अट्रैक्शन है वो एक लो अट्रैक्शन हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इसको यहाँ से रिमूव करना, बाहर निकालना बहुत ईजी है। तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्रीली मूव करते रहते हैं लैटिस में। Second portion, the core of the atom which is positively charged and is called the kernel, nucleus plus all the shells except valence shell। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसमें सीधा सा लिखा है कि ये जो Na है 2 and 8, ये पूरा आपका क्या है, कर्नल है, न्यूक्लियस, और ये बाहर का क्या आपका वैलेंस शेल है। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मेटालिक बॉन्डिंग बनती है, या फिर आप बोल सकते हो बॉन्डिंग इन मेटल्स, जो हम पिछले लेक्चर में बार बार पढ़ रहे थे। डक्टिलिटी, डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, मैलेबिलिटी एक प्रॉपर होती है, प्रॉपर्टी होती है, या फिर कंडक्शन एक प्रॉपर्टी होती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती है। तो वो सब जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की ड्यू टू मेटालिक बॉन्डिंग। तो ये आई थिंक क्लियर हुई होगी। बॉन्डिंग बहुत इजी है, बस उसको क्लियर समझना है। 2 टॉपिक हमने आज क्लियर समझे हैं। पहला हमने क्या समझा था, एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स, एंड सेकंड हमने समझा है बॉन्डिंग इन मेटल्स। तो दोनों आई थिंक आपको क्लियर होंगे। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और नेक्स्ट सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप इन दोनों को अच्छे से लर्न करके आओगे, अच्छे से समझ कर आओगे, तो आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पूरा कंप्लीट करेंगे, देन फिर हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।